हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 2 अगस्त के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जाने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक से, जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके रिलेटेड एक अभी हाल ही में एक इशू हुआ है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी ने हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन जैसे ट्रीट किया जाता है। ये मुद्दा तब और गर्म हो गया जब कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। लेकिन ये सब कंट्रोवर्सी प्रेजेंट का नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर इंडियन स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब इंडिया में 28 स्टेट्स थे। इन स्टेट्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया था। पार्ट ए में था ब्रिटिश प्रोविंसेस, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लेकिन बाद में लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड बढ़ने लगी। तो एस्पिरेंट्स, जब लैंग्वेज बेस्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड बढ़ने लगी, तब सबसे पहले जून 1948 में सरकार ने बनाया धर कमीशन, जिसका लीडरशिप था SK धर के पास। इस कमीशन का मेन काम था ये देखना कि क्या स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लेकिन धर कमीशन ने रिकमेंड किया कि लैंग्वेज को बेस बनाना नेशनल यूनिटी के लिए ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही प्राइमरी बेसिस होना चाहिए। उसके बाद सरकार ने एक और कमेटी बनाई जिसको हम लोग कहते हैं JBP कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे और तभी सीतारामैया जी थे। इन्होंने भी धर कमीशन की बात को ही सपोर्ट किया और कहा कि लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन से यूनिटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिर हुआ एक टर्निंग पॉइंट, जब पोट्टी श्रीरामुलु, जो एक कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने एक सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट के लिए 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया। उनकी हंगर स्ट्राइक में डेथ हो गई और उसके बाद लोगों में इतना गुस्सा और इमोशन था कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही पड़ा। और इसी तरह से 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया आंध्रा स्टेट, जो थे इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट। इसके बाद दूसरे रीजन्स से भी लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाने की डिमांड्स आने लगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिसंबर 1953 में सरकार ने बनाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे कॉमनली फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन में फजल अली के साथ 2 और मेंबर्स थे, KM पनिकर और HN कुंजरू। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और रिकमेंड किया कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट लैंग्वेज के अलावा भी कुछ कंसिडरेशंस रखना चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर और सिक्योरिटी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी जो थे वो क्लासिफिकेशन, उसको भी हटा देने की बात की गई। और इसके बेसिस पर ही 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और नए स्टेट्स जैसे केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश बने गए। जोनल काउंसिल्स भी बनाए गए फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। तो अभी इसका फायदा क्या हुआ? पहला है कि नेशन का इंटीग्रिटी स्ट्रांग हुआ। दूसरा है लोगों की रीजनल एस्पिरेशंस भी पूरी हुई और लोकल लैंग्वेज का जो कंजर्वेशन था वो भी हो गया था। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी था इससे रिलेटेड, जैसे कि जो नॉन लोकल लैंग्वेज स्पीकर्स होते थे उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। दूसरा था कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच का बेलगवी बॉर्डर डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट तब चालू हुआ था जब 1956 में लिंग्विस्टिक लाइंस पर स्टेट्स रिडिफाइन किए गए। बेलगवी एक ऐसा रीजन था जहां काफ़ी लोग मराठी बोलते थे, लेकिन ये जितना भी एरिया था ये कर्नाटका के हिस्सा बन गया। तब से महाराष्ट्र डिमांड करता आ रहा है कि बेलगवी और उसके आसपास के मराठी स्पीकिंग एरियाज उसके स्टेट में इंक्लूड किया जाए, लेकिन कर्नाटका भी स्ट्रांगली ओपोज करता है ये, और बेलगवी को अपने इंटीग्रल पार्ट के रूप में वो मेंटेन करता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कॉमिटीज़ और लीगल पेटिशंस भी फाइल हो चुका है अब तक, लेकिन अब तक ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन इससे नहीं आया। ये डिस्प्यूट इंटरस्टेट हार्मनी और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली दिखाता है। इसके अलावा भी ट्राइबल्स जो सेपरेट लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी इग्नोर किया गया। तो कभी कभी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ को नेग्लेक्ट भी किया जाता है। ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, सरोगेसी लॉ इन इंडिया। आज के ज़माने में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART काफ़ी कॉमन बन गई है। IVF, IUI और सरोगेसी सब ART के अंडर ही आता है।
लेकिन एथिक्स और सेफ्टी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज लाए हैं, जैसे कि ART रेगुलेशन एक्ट 2021। ART क्लिनिक्स और गैमेट बैंक को ये लॉ रेगुलेट करता है। डोनर की एज लिमिट्स भी डिफाइन की गई है। मेन में होना चाहिए 21 to 55 ईयर्स और वुमेन में होना चाहिए 23 to 35 ईयर्स। डोनर्स का कोई पेरेंटल राइट नहीं होता। और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है। सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। उसके अलावा सिर्फ मैरिड इंडियन कपल्स ही एलिजिबल हैं। और वुमेन का एज होना पड़ेगा 23 to 50 ईयर्स और मैन का एज होना पड़ेगा 26 to 55 ईयर्स। यही नहीं, दोनों को इनफर्टाइल भी होना चाहिए और ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल और एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन रखा गया है। अभी थोड़ा करंट न्यूज़ देख लेते हैं, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि क्या चल रहा है। हाल ही में ये जो अभी अनमेरिड मैन है, LGBTQ+ कम्युनिटी है और डिवोर्स्ड या विडोड इंडिविजुअल्स, इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया था। तो ये लोग अभी कुछ इश्यूज ला रहा है, ये लोग थोड़ा कंप्लेन कर रहा है इस एक्ट को लेके। जो कपल्स ART प्रोसेस शुरू कर चुके हैं 2021 से पहले, उनको नए रूल्स के कारण डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस फाइल हुई है। पेटिशनर्स का कहना है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अनफेयर है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी और आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है इसमें। लेकिन गवर्नमेंट का भी कहना है कि ये एज लिमिट्स जो गवर्नमेंट सेट कर रहा है वो मेडिकल सेफ्टी के लिए ही है। इस टॉपिक पर प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, जो आपके IR सेक्शन के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के बीच एक नई ऑयल एक्सप्लोरेशन डील अनाउंस हुआ है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर सबको सरप्राइज कर दिया कि पाकिस्तान एक दिन इंडिया को तेल बेचेगा। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ सरकाज़म नहीं है, बल्कि इससे इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक रिफ्ट भी दिखाई दिया है। तो सवाल उठता है, US और इंडिया के बीच टेंशन क्यों बढ़ रहा है? चलिए समझते हैं कुछ की रीजंस। इंडिया का ब्रिक्स मेंबरशिप, ट्रंप ने ओपनली इस ग्रुपिंग को एंटी अमेरिकन कहा है। उनका कहना है कि ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स US के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है। दूसरा हो गया इंडिया रशिया के क्लोज टाइज, जैसे कि हम लोग डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में दोनों कंट्रीज़ के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इस वजह से US ने इंडिया की कुछ डील्स पर पेनल्टी मेजर्स भी इम्पोज किया है, जैसे कादसा सैंक्शंस का थ्रेट। अभी एक नया मुद्दा आया है इस पर कि US टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 25% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टैरिफ्स का इम्पैक्ट इंडिया की GDP पर भी पड़ सकता है और ग्रोथ रेट जो है 6.5% के प्रोजेक्शन से नीचे गिरकर 6% या उससे भी कम हो सकता है। और अब जब US ने पाकिस्तान के साथ ऑयल रिजर्व्स डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि साउथ एशिया में US का स्ट्रेटेजिक टिल्ट बढ़ रहा है। ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए कंसर्न का सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी आज का जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर इशू है। इस टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।